भवतु कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः लक्ष्मीः कौस्तुभपारिजातकसुरा धन्वन्तरिश्चन्द्रमा। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश आयुष्मान भव। आपके साथ मैं हूं घनश्याम उपाध्याय। अपने इस खास कार्यक्रम के जरिए हम आप तक आयुर्वेद पद्धति और प्राकृतिक चिकित्सा के जरिए उपचार के तरीके आपको घर बैठे बताते हैं। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कोरोना संक्रमण की। कोरोना वायरस के प्रकोप से इस वक्त सभी परेशान हैं। कोरोना संक्रमण आज विकराल रूप ले चुका है। भारत में भी ये वायरस तबाही मचा रहा है। कभी ये कंट्रोल में आता दिखता है तो कभी बेलगाम हो जाता है। कोरोना वायरस का वैक्सीन तो अब बन चुका है, टीकाकरण भी हो रहा है, लेकिन कोरोना पर नियंत्रण मुश्किल दिख रहा है। कुछ राज्यों में कोरोना का कहर बदस्तूर जारी है, वहीं कोरोना का नया स्ट्रेन भी परेशानी का सबब बना हुआ है। हर दिन एक नया स्ट्रेन पाया जा रहा है जिससे मेडिकल साइंस जूझ रहा है। इन सब के बीच आयुर्वेद में आशा की किरण दिख रही है। इस बीमारी का कोई स्थायी इलाज तो अभी संभव नहीं है, लेकिन आयुर्वेद में इससे बचने के लिए कुछ उपाय जरूर बताए गए हैं। कोरोना वायरस से बचाव के लिए हमें अपने शरीर के प्रतिरोधक शक्ति को मजबूत करते हुए ऐसे में आयुर्वेद में बताई गई जड़ी बूटियों के सेवन और चिकित्सा प्रक्रिया के पालन में हम खुद को अंदरूनी तौर पर मजबूत कर सकते हैं। कोरोना इलाज आयुर्वेद और योग से हो सकता है, लेकिन इस प्रोटोकॉल के तहत कोरोना के सिर्फ माइल्ड और मॉडरेट केसों का ही इलाज किया जा सकेगा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसके लिए विस्तृत गाइडलाइंस और प्रोटोकॉल जारी किया है। आगे बढ़ने से पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। कोरोना वायरस यह एक ऐसा संक्रमण है जिसमें व्यक्ति को सर्दी, जुकाम और सांस लेने जैसी समस्या हो सकती है। यदि किसी व्यक्ति को कोरोना हुआ है तो वायरस उस व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में बहुत जल्दी ट्रांसफर हो जाता है। वैसे आयुर्वेद चिकित्सा के जरिए कोरोना के हल्के और मध्यम लक्षणों वाले रोगियों का उपचार संभव है। कोरोना बीमारी के लक्षणों की बात करें तो ये सामान्य सर्दी, जुकाम या निमोनिया जैसा होता है। इस वायरस का संक्रमण होने के बाद बुखार, जुकाम, सांस लेने में तकलीफ, नाक बहना और गले में खराश जैसी समस्याएं होती है। यह वायरस एक से दूसरे व्यक्ति में बहुत आसानी से फैलता है, इसलिए इसे लेकर बहुत सावधानी बरती जा रही है। इसलिए इससे बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की सलाह दी जाती है। कोरोना वायरस के गंभीर मामलों में निमोनिया, सांस लेने में बहुत ज्यादा परेशानी, किडनी फेल होना और यहाँ तक कि मौत भी हो सकती है। बुजुर्ग या जिन लोगों को पहले से अस्थमा, मधुमेह या हार्ट की बीमारी है, उनके मामले में खतरा गंभीर हो सकता है। आयुर्वेदिक की दवाइयों से शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। आयुर्वेदिक दवाओं पर और अध्ययन किया जाए तो इसके नतीजे सार्थक निकल सकते हैं। तो अगर कोरोना संक्रमण से जुड़ा आपका भी कोई सवाल है तो आप हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में बेहद खास मेहमान हैं आयुर्वेदिक चिकित्सा विशेषज्ञ डॉक्टर प्रमोद यादव। आप दिल्ली के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद में बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर काम कर रहे हैं। डॉक्टर प्रमोद यादव ने 20 से ज्यादा शोध पत्र लिखे हैं और 50 से ज्यादा सेमिनार्स में हिस्सा ले चुके हैं। आप IIT दिल्ली के कैंसर रिसर्च प्रोजेक्ट में भी काम कर रहे हैं। आयुर्वेद के क्षेत्र में आपके कार्य को देखते हुए आपको युवा शोध विभूति के सम्मान से विभूषित भी किया जा चुका है। तो ये था आयुर्वेद विशेषज्ञ का परिचय। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। तो अगर आपके पास भी कोरोना संक्रमण से संबंधित कोई सवाल है तो फिर आप हमसे जुड़ सकते हैं। हमारे नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन के नीचे लगातार फ्लैश हो रहे हैं। डॉक्टर प्रमोद यादव, सबसे पहले यही जानना चाहता हूं सर, कोरोना से लड़ने से पहले कोरोना को समझने की जरूरत है। कोरोना को समझने के लिए किस तरह के लक्षण सर होते हैं जिनको हम समझ सकते हैं? कोरोना जो है ये साधारणतः एक वायरल इन्फेक्शन ही है। तो कई बार हमें जो सर्दी जुकाम होते हैं तो वो लक्षण और कोरोना के लक्षण बहुत ही एक दूसरे से बहुत ही समानता रखते हैं। तो कई बार लोगों में ये कंफ्यूजन भी हो जाता है कि उन्हें सर्दी जुकाम हुआ है या कोरोना हुआ है जी। तो इसमें हम यही समझना चाहिए कि किसी भी तरीके का अगर हमें लक्षण मिल रहा है, जैसे शरीर के अंदर दर्द हो रहा है, शरीर टूट रहा है या फिर नाक से पानी बह रहा है, इसके साथ बुखार है अगर आपको, और इसी के साथ आपको कई लोगों में कुछ दूसरे प्रकार के भी लक्षण मिलते हैं, जैसे कि आपको गंध का ज्ञान न होना, किसी चीज को आप सूंघने की शक्ति है वो नष्ट हो जाती है,
या किसी चीज का स्वाद लेने का शक्ति नष्ट हो जाती है। कुछ लोगों को डायरिया जैसे सिम्टम भी मिलते हैं जो कि गैस्ट्रिक रिलेटेड होते हैं। तो इसमें कोरोना के बहुत ही अलग अलग तरीके से लक्षण मिलते हैं, लेकिन ज्यादातर देखा जाए तो इसमें जो सर्दी, जुकाम, खांसी और जी, बुखार जी। ये मेन लक्षण पाए जाते हैं। ठीक है और डॉक्टर शरीर का साहब। टूटना। जी जी डॉक्टर साहब, ये तो लक्षण है, सिम्टम है जो आपने बताए, लेकिन सर हम अगर आम भाषा में समझना चाहें कि आखिर कोरोना होता कैसे है, सर किसी को भी कोरोना कैसे हो जाता है, और इस बारे में आयुर्वेद में किस तरह से व्याख्या की गई है, किस तरह से आयुर्वेद कहता है इसको? जी, कोरोना अगर हम बात करें आज के जो विज्ञान की जो शोध से पता चला है, तो जी। वो कोविड-19 एक नोवेल कोरोना वायरस है जिसकी वजह से ये बीमारी होती है। और इसका संक्रमण एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से हवा के माध्यम के द्वारा जो भी ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है या फिर एक दूसरे के संपर्क में आने से जो होता है, इस प्रकार से ये रोग होता है। अगर हम आयुर्वेद की बात करें तो आयुर्वेद ने भी इसे एक तरीके से ज्वर के अंतर्गत जो फीवर है, ऐसी कैटेगरी आती है आयुर्वेद में जो वात कफत ज्वर है, जिसके अंदर कोरोना को बताया गया है। मतलब कोरोना के जो लक्षण हैं वो इनसे बहुत ज्यादा मिलते हैं। तो हमारी जो चिकित्सा हम करते हैं वो हम दोषों के आधार पे करते हैं। तो वात, पित्त और कफ हैं। तो इसमें इस व्याधि में ज्यादातर वात और कफ इसके लक्षण मिलते हैं। तो इसे वात कफत ज्वर के अंदर समझा जाता है आयुर्वेद के हिसाब से। तो सर आयुर्वेद में कितना सक्सेसफुल है इसका इलाज, और कोरोना का इलाज आयुर्वेद से कितना संभव आपको दिखाई देता है, और अब तक का कोविड को लेकर सर आपका एक्सपीरियंस क्या है, आपका अनुभव क्या कहता है? जी, कोविड को लेकर के जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है के बारे में मैं कहूँ तो जो माइल्ड और मॉडरेट केसेस हैं उनका आयुर्वेद के द्वारा सफलतापूर्वक चिकित्सा की जा सकती है। आयुर्वेद में ऐसे उपाय हैं जिसके द्वारा कि हम एक तो अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा सकते हैं कि ये व्याधि हमें हो ही नहीं, तो उन उपायों का हम पालन कर सकते हैं। और दूसरा है कि अगर ये हमें रोग हो भी जाता है तो अगर माइल्ड और मॉडरेट सिम्टम्स हैं जो क्लासिफिकेशन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने दिया हुआ है, उसके हिसाब से आयुर्वेद में इसका सफलतापूर्वक इसका इलाज किया जा सकता है। सर वो कौन कौन सी जड़ी बूटियां हैं जिनका असल में आयुर्वेद में कोरोना को लेकर इलाज किया जाता है, जिनको प्रमुखता आप लोग ट्रीटमेंट में इस्तेमाल करते हैं? ये गाइडलाइंस हमारी मिनिस्ट्री ऑफ आयुष द्वारा भी बताई गई हैं और ये बहुत ही आसान है। घरेलू उपचार है, घरेलू नुस्खे हैं बहुत सारे की जो हम घर में रोज प्रयोग करते हैं, लेकिन जिसकी तरफ हमारा कभी ध्यान नहीं गया है। अभी जैसे बात करें तो सीजन चल रहा है तो इसमें च्यवनप्राश खाया जाता है, आंवले का सीजन चल रहा है, तो आंवला एक बहुत ही अच्छी औषधि है जो कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है। तो इसी के साथ कोरोना में यदि किसी को व्यक्ति को हो जाता है तो उसमें भी इसका काफी प्रभाव पाया गया है। इसके अलावा गुरुची है जिसे हम गिलोय कहते हैं सामान्य भाषा में, अश्वगंधा है और हल्दी है। इसके अलावा किचन के जो हमारे मसाले हैं जो आयुष स्वाद बताया गया है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष द्वारा, इसके अंदर सोंठ है, मुनक्का है और उसमें लौंग है और इसी के साथ दालचीनी है। तो इनका जो काढ़ा बना करके पीने के लिए कहा गया, तुलसी है। तो इन सभी को जो हमारी पहुंच में है, आसानी से सुलभ है और इनका प्रयोग इस तरीके से आयुर्वेदिक चिकित्सा के परामर्श के अनुसार यदि किया जाए तो हम इसे काफी हद तक कंट्रोल करने में सक्षम होते हैं। जी सर, खान पान कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है कोविड के दौरान? असल में खान पान में परहेज या फिर किन चीजों का हम ज्यादा सेवन करें जिससे हम इस तरह की बीमारी से बच सकते हैं? आयुर्वेद क्या कहता है सर? आयुर्वेद में देखिए जो बीमारी को समझा गया है वो एक पूरा संपूर्ण तरीके से, क्योंकि बीमारी जो है आयुर्वेद में ऐसे कहा जाता है कि पथ्ये सति गदार्थस्य किम औषधम निषेवणैः, पथ्ये असति गदार्थस्य किम औषधम निषेवणैः। अर्थात कि जिस रोगी ने सिर्फ दवाइयां ली है और उसने पथ्य का पालन नहीं किया है, तो ऐसे रोगी में दवाइयां कारगर नहीं होती हैं। और यदि किसी रोगी ने पथ्य का पालन किया है और दवाई भी नहीं ले रहा है तो भी वो ठीक हो सकता है। तो पथ्य यानी कि जो खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, वो उसका पालन करना चाहिए। तो आयुर्वेद में आहार को बहुत ही महत्व दिया गया है और आहार को महाभेषज, महाऔषध यानी सबसे बड़ा औषध कहा गया है। तो आहार में भी एक कंप्लीट न्यूट्रिशनल और बैलेंस डाइट लेनी चाहिए, जो कि आज के भी वैज्ञानिक मानते हैं। कोरोना में जिसका बहुत ज्यादा आया है कि जो अंडर नरिश्ड है या माल नरिश्ड है, ऐसे लोगों को यह व्याधि ज्यादा संक्रमित करती है और उनमें ज्यादा उपद्रव के रूप में सामने आती है। तो यदि हम एक बैलेंस डाइट लें जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, इन सबकी जो निर्धारित मात्रा है उस मात्रा में लें, संपूर्ण आहार लें। इसी के साथ हम फल, सब्जी और हरे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं इनका सेवन करें।
और खास करके विटामिन सी ऐसे फलों में जिनकी मात्रा ज्यादा होती है, इनका सेवन करने से हम इस व्याधि में काफी कारगर पाए गए हैं। जी डॉक्टर साहब, लगातार जब से कोविड शुरू हुआ है एक बात हम बार बार सुनते हैं कि काढ़ा पीना चाहिए। आयुर्वेदिक तरीके से क्या काढ़ा बनाने की कोई खास रेसिपी है, कोई खास प्रक्रिया है सर जिससे आयुर्वेदिक तरीके से काढ़ा बनाया जा सके? जी, जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने काढ़ा बताया है पीने के लिए, जिसे आयुष्पाद के नाम से बताया जा रहा है, वो उपलब्ध है। इस वक्त बाजार में भी कई कंपनियां बना रही हैं, तो उसके बनाने की एक निश्चित विधि बताई हुई है। तो उसमें जो बताया है कि पहले हमें पानी को गर्म कर लेना है, लगभग 150 ml पानी जो है, 150 ml पानी, इसे हमें गर्म कर लेना है। और गर्म करने के बाद इसके अंदर एक चम्मच लगभग 3 से 5 ग्राम जो काढ़ा है उसे हमें डालना है, और उसे हम थोड़ा, जब तक कि उसका रंग पानी में उतर ना जाए, और थोड़ा सा ही उबाल लेना है, और उबालने के बाद इसे छान लेना है, छान के उसको गुनगुना ही पीना है। तो इस तरीके से बनाया हुआ काढ़ा कोरोना में काफी लाभकारी सिद्ध होता है। लेकिन काढ़ा बनाने के लिए सर कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स होते हैं, असल में किन किन चीजों का इस्तेमाल किया जा सकता है? देखिए, काढ़ा बनाने के लिए घर में आपके पास, सभी के पास घर में तुलसी का पौधा होता है, तो उसमें तुलसी की 4-5 पत्तियां ले सकते हैं आप। जी। इसके अलावा इसके अंदर आप दालचीनी का एक छोटा टुकड़ा ले सकते हैं, लगभग 1-1.5 इंच के बराबर। इसके अंदर आप आधी से थोड़ी चमची थोड़ी सी सौंठ ले सकते हैं, 2-3 दाने काली मिर्च के ले सकते हैं, और इसके अंदर स्वादानुसार अगर आप चाहें तो गुड़ डाल सकते हैं थोड़ा सा टेस्ट लाने के लिए, अथवा इसके अंदर मुनक्का भी डाला जा सकता है, और इसे आप छान के गरम गरम ही पिए। तो सर इसकी इस्तेमाल के लिए कोई फ्रिक्वेंसी है क्या कि दिन में एक बार पिए, या एक दिन छोड़ के एक बार पिए, या सुबह शाम पिए? सर इसके पीने के लिए कोई टाइम तय किया गया है? जी, इसे प्रातः काल पिए तो इसका ज्यादा फायदा होता है, और इसे रोज एक बार ले सकते हैं, और आवश्यकता अनुसार यदि आपको सिम्टम्स ज्यादा हैं तो आप इसको दिन में 2 बार भी ले सकते हैं। तो सर सुबह बिना खाए पिए पीना है या खाने के बाद पीना है सर? जी, इसे खाली पेट ले तो इसका ज्यादा फायदा होगा। जी ठीक है सर। कोविड को लेके एक बात और कही जाती है कि देखिए, जिनकी शरीर की प्रतिरोधक क्षमता अच्छी है उनको इस तरह के वायरस नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, लेकिन सर प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाया कैसे जाए, और खासकर आयुर्वेदिक तरीके से वो कौन सा तरीका हो सर जिसके जरिए शरीर की इम्यूनिटी हम इम्प्रूव कर पाए? जी, शरीर की इम्यूनिटी इम्प्रूव करने के लिए देखिए, सबसे अच्छा है कि आप एक बैलेंस्ड डाइट लें। आपका आहार जो लिया जा रहा है तो आप जो निर्धारित मात्रा है उस मात्रा में लें, और नियमित आहार लें। इसी के साथ फल, सब्जियां, दूध और फ्रूट्स जो हैं कि इनको आप अपने आहार में रखें। इसके अलावा आयुर्वेद में बहुत सारी ऐसी औषधियां हैं जिससे कि इम्यूनिटी बढ़ाई जा सकती है। इसमें सबसे पहला नाम आता है वो है गिलोय, या गुरुची जिसे कहते हैं, उसको अमृता भी कहा गया है। तो एक ये बहुत ही अच्छी इम्यूनोमॉड्यूलेटर है ये औषधि। इसके अलावा अश्वगंधा है और च्यवनप्राश है, इनका आप सेवन कर सकते हैं। ठीक है सर। झारखंड से एक व्यूवर जुड़ रहे हैं हमारे साथ, सुभाष जी। सुभाष जी स्वागत है आपका, अपना सवाल पूछिए। हाँ प्रणाम सर। पूछिए सर, सवाल पूछिए। हाँ सर, मैं कोरोना से बचाव के लिए तुलसी पत्ता, गोलमरीच, दालचीनी, लौंग, इलायची ये सब मिला के काढ़ा पीता हूँ, क्या यह सही है? डॉक्टर प्रमोद जी, हाँ जी, बहुत ही सही कर रहे हैं आप। सिर्फ इसमें आप ध्यान रखिए कि आप इसकी मात्रा कितनी ले रहे हैं। इसकी एक निर्धारित मात्रा है, उसी मात्रा में लें इसे, और इसे रोज सेवन किया जा सकता है। ये रिसर्च के अनुसार ये जितने भी इसमें इंग्रेडिएंट हैं काफी सेफ हैं, और इसकी नियमित मात्रा अगर आप लेंगे तो आपको कोरोना में बचाव में इससे बहुत ही कारगर सिद्ध होगा। जी, लेकिन डॉक्टर यादव ये भी समझने की बात है, क्या इस काढ़े को इस्तेमाल करने के लिए उम्र का ख्याल रखा जाना जरूरी है, या हम बच्चों को भी दे सकते हैं, बुजुर्गों को भी दे सकते हैं? हाँ, ये आपने बहुत ही सही सवाल पूछा है। इसमें जो मात्रा है ये एक वयस्क के लिए बताई गई है, दैट इज कि एक हेल्दी इंडिविजुअल है जो कि एज जिसकी 30 to 40 ईयर्स है। तो इसमें जो मात्रा है ये इसमें आप जो बच्चों के लिए है ये मात्रा कम है, और बूढ़ों के लिए भी इसकी मात्रा कम है। तो अकॉर्डिंगली जिस एज ग्रुप के लिए दिया जा रहा है उस हिसाब से इसको मात्रा को कम ज्यादा, इसलिए मैंने कहा कि एक चिकित्सक से परामर्श के अनुसार आप इसे सेवन करेंगे तो आप इससे ज्यादा फायदे लीजिए। हाँ सर, अगर बच्चे की उम्र 6 से 8 साल के बीच में हो तब उस काढ़े का सेवन कितनी मात्रा में हो? देखिए, बच्चे छोटे हैं तो उनको 20 से 30 ml की मात्रा में इसे दिया जा सकता है दिन में एक बार। जी, और सर जो बुजुर्ग 50 से पार कर चुके हैं, 50 की उम्र को पार कर चुके हैं, उनको अगर दिया जाए तो मात्रा सर क्या हो?
तो इनको अगर देना है तो आप इनको 60 से 80 ml के बीच में आप इनको मात्रा दे सकते हैं। हर दिन सर, रोज दिया जाए? हाँ, इनको रोज दे सकते हैं, इनको डिवाइडेड डोजेज में दे सकते हैं, दिन में 2 बार दे सकते हैं। ठीक है डॉक्टर प्रमोद, आप मेरे साथ बने रहिए। तो हम लगातार आज बात कर रहे हैं कोरोना की, और कोरोना को लेकर आयुर्वेद में किस तरह का उपचार है, वो कौन से तरीके हैं आयुर्वेद में जिसके जरिए आप अपना ख्याल रख सकते हैं, अपनों का ख्याल रख सकते हैं। हमारे नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं, आप हमसे जुड़िए। डॉक्टर प्रमोद से जो आप पूछना चाहते हैं इस रोग के मुतालिक वो आप पूछ सकते हैं। छोटा सा ब्रेक, जल्द लौट रहे हैं। और आयुष्मान भव में आज बात हो रही है कोरोना की, और न सिर्फ कोरोना की बल्कि कोरोना में आयुर्वेद का क्या इलाज है, और आयुर्वेद किस तरीके से इलाज असल में कोरोना का करता है, किस तरह के एहतियात हैं, किस तरह का खान पान है, कौन सी वो कोशिशें हैं जो आयुर्वेद के जरिए की जा सकती हैं और आप अपनी इम्यूनिटी स्ट्रांग कर सकते हैं। अगर आपके मन में भी कोई सवाल है तो फिर आप हमसे जुड़ सकते हैं। हमारे नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं। डॉक्टर प्रमोद यादव लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। डॉक्टर प्रमोद, हम जब कोरोना की बात करते हैं, कोरोना से बचने की बात करते हैं, इम्यूनिटी की बात करते हैं, तो मन में ख्याल आता है खाने पीने का। सर, कौन कौन सी चीजें असल में बिल्कुल नहीं खानी चाहिए इस दौरान अगर हमें अपनी इम्यूनिटी स्ट्रांग रखनी है? जी, कई बार हमें ये समझ में नहीं आता है कि हमें क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। तो जो चीजें खास करके हमें नहीं खानी चाहिए, खास करके कोरोना के काल में भी देखा जाए तो इसमें जैसे ठंडी चीजें होती हैं, बाहर का खाना हो गया कि जो बहुत ही ज्यादा स्पाइसी है, सॉल्टी है, बासी खाना हो गया है, तो ऐसे आज का बनाया हुआ खाना दूसरे दिन, या रोड साइड स्टेल फूड है, चाहे वो नूडल्स हो सकते हैं या लोग रास्ते का खाना जो खाते हैं, स्पाइसी तो होता है लेकिन वो शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। तो ऐसे सारी वस्तुएं जो है ये हमें अवॉइड करनी चाहिए। ठीक है सर, एक दर्शक जुड़ रहे हैं, राहुल हमारे साथ लखनऊ से। राहुल जुड़ रहे हैं, उनका सवाल ले लेते हैं। राहुल जी, स्वागत आपका, पूछिए अपना सवाल डॉक्टर साहब से। सर, ये जानना चाहता हूँ सर कि ये वैक्सीनेशन के बाद सर मतलब किन चीजों से हम लोग जैसे बचना चाहिए, किन चीजों से सर? ठीक है डॉक्टर प्रमोद, अगर वैक्सीन हो चुकी है तो फिर वो कौन सी चीजें हैं जिनसे हमें बचना चाहिए? देखिए, वैक्सीनेशन होने के बाद भी वो सारी चीजें आप जो वैक्सीनेशन के पहले फॉलो करते थे, चाहे वो सोशल डिस्टेंसिंग हो, एक जगह इकट्ठा होना हो, या फिर ज्यादा पब्लिक अपीयरेंस हो आपकी, या खान पान में अनियमितता है, तो उन सारी चीजों को अवॉइड करना है। और वैक्सीन लगने के बाद भी आपको सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क का पहनना, हैंड सैनिटाइजेशन, ये सारी चीजें आपको उसी तरीके से फॉलो करनी है जो आप पहले करते थे। और वैक्सीन लगने के बाद आप इस चीज को हमें नहीं भूल जाना है, निश्चिंत नहीं हो जाना है कि हमें वैक्सीन लग गई है तो हमें संक्रमण नहीं हो सकता है। नो डाउट वैक्सीन उसके लिए काफी कारगर है, जिसे अभी जो शोधों से पता चल रहा है, लेकिन जो मिनिस्ट्री की गाइडलाइंस है उसमें ये क्लियर लिखा हुआ है कि आपको इन सारी चीजों का पालन करना है, बिल्कुल ढील नहीं देनी है सब चीजों। तो डॉक्टर साहब, वैक्सीन लगने के बाद भी आयुर्वेद का उपचार सफल है सर? कर सकते हैं फिर भी? हाँ जी, वैक्सीन लगने के बाद भी एक जो शरीर की इम्यूनिटी है, ये वैक्सीन जो है ये आपको जैसे 2 डोज लग रही है, और इसका जो है कि 8 से 9 या 12 जो कहा जा रहा है कि इसका इफेक्ट रहता है महीने तक। तो बॉडी की जो नेचुरल प्रक्रिया है, अगर आप आयुर्वेद के चीजों को पालन करेंगे तो वो लाइफ लॉन्ग आपको इम्यूनिटी बनी रहेगी और आप इससे बचे रहेंगे। लेकिन हाँ, वैक्सीन जो है उसे लगाना चाहिए। डॉक्टर साहब, जब हम एहतियात बरतने की बात करते हैं, प्रिकॉशंस की बात करते हैं, तो जो बड़े होते हैं वो तो संभल जाते हैं, लेकिन सर बच्चों को संभालना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो ऐसे बच्चों को कैसे संभाला जाए और कैसे उनके साथ एहतियात किए जाए? उनके खाने पीने में क्या कोई हम चेंजेस कर सकते हैं? उनकी दिनचर्या में कोई बदलाव कर सकते हैं? सर, बच्चों को कैसे संभाला जाए? जी, बच्चों को संभालना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि उन्हें एक बार समझाने का उनका एक जो लेवल है वो कई बार हम उस लेवल पे उनको समझा नहीं पाते हैं, या उसको बीमारी की ग्रेविटी नहीं समझा पाते हैं। तो ये भी ट्रेंड देखा गया है अभी तक के, जो हमारे पास रिसर्च से पता चला है कि बच्चे जो है इस बीमारी से बहुत ही कम उनको इन्फेक्शन होता है, और होता भी है तो उनके सिम्टम इतने सीवियर नहीं होते हैं जितने कि बड़े लोगों को होते हैं। क्योंकि आयुर्वेद के हिसाब से ये जो उम्र मानी गई, इसमें कफ का प्रकोप ज्यादा होता है, तो ऐसी एज में सर्दी, खांसी, जुकाम ये होते रहते हैं, और बच्चों की इम्यूनिटी के हिसाब से सही रहती है। तो सबसे अच्छा तरीका यही है कि इनकी इम्यूनिटी बढ़ाई जाए। तो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए सबसे अच्छी चीज जो होती है वो च्यवनप्राश है। तो यदि हम बच्चों को नियमित रूप से च्यवनप्राश का सेवन कराएं तो इससे इनकी इम्यूनिटी बनी रहेगी और वो इस बीमारी से बचे रहेंगे। जी सर, हर होने वाला बुखार, जुकाम या फिर कोल्ड कोरोना नहीं होता, लेकिन समझे कैसे सर जो बुखार हो रहा है या जो जुकाम हो रहा है वो कोरोना नहीं है? डिफरेंशिएट कैसे किया जाएगा? जी,
जो डिफरेंशिएट करना है, देखिए जैसे ही आपको बुखार हो, पहला तो एक लेबोरेटरी टेस्ट है हमारे पास की जो क्लियर कट बता सकते हैं, चाहे वो आरटीपीसीआर रैपिड एंटीजन हो या आरटीपीसीआर टेस्ट, पता चल जाता है कि कोरोना है कि नहीं है। लेकिन आपको कुछ ऐसे लक्षण है जिनको ध्यान रखना है। एक तो मैंने आपको बताया था गंध ज्ञान का नाश होना, फिर बुखार, आपको बुखार तो है लेकिन बुखार के साथ शरीर टूटना, जिसे हम माइल्जिया कहते हैं, कि बहुत ही ज्यादा कमजोरी रहती है शरीर के अंदर, जो कि अक्सर नॉर्मल ये नहीं देखी जाती है बुखार के अंदर। और दूसरा है कि कई लोगों को जीआई सिम्टम्स से डिस्टरबेंस होते हैं, जैसे डायरिया हो जाना या पेट में अफारा हो जाना या फिर गैस्ट्राइटिस हो जाना। तो ये कुछ ऐसे सिम्टम है कि जिसको आप अगर मिलते हैं आपको बुखार के साथ, तो थोड़ा सा अलर्ट हो जाइए। ठीक है सर, एक दर्शक जुड़ रही है मानसी दिल्ली से हमारे साथ। मानसी जी, स्वागत है आपका, सवाल पूछिए अपना। जी, मेरा सवाल ये है कि आप कि डॉक्टर साहब क्या मुझे बता सकते हैं कि कोरोना से बचने के लिए घर में हम आयुर्वेदिक ऐसी कौन सी तकनीकें या फिर उपाय अपनाएं जिससे हमारी इम्यूनिटी बरकरार रहे? ठीक है डॉक्टर प्रमोद, किस तरह के घरेलू नुस्खे हो सकते हैं असल में? जी, गृहिणी है तो किचन जो है, ये आपको पता ही है कि किचन जो है वो हमारी पहली फार्मेसी है, जिसे कहते हैं, कि जहाँ पे जो आपके पास मसालों का प्रयोग करें। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है हल्दी। तो हल्दी और नमक है। अगर आपको थोड़ा सा भी लगता है कि गले में खराश है, तो आप गुनगुने पानी में थोड़ा सा एक चुटकी हल्दी और एक चुटकी नमक मिला के गरारे कर सकते हैं। सभी कर सकते हैं इसे, आप बूढ़ों को, बड़ों को दे सकते हैं गरारे करने के लिए दिन में 3 से 4 बार। ये बहुत ही आसान तरीका है। सभी के घर में हल्दी और नमक में सेंधा नमक, जो व्रत वाला, उपवास वाला नमक होता है, उसे किया जा सकता है। आप घर में सभी लोगों को, बच्चों से बूढ़ों से बड़े तक, हल्दी वाला दूध बना के दे सकते हैं पीने के लिए। और इसके अलावा दालचीनी है या फिर जीरा है, तो जो मसाले हम रोज अपने खाने में प्रयोग करते हैं, काली मिर्च है, सौंठ है, उसका प्रयोग जिस तरीके से कर रहे हैं उसी प्रकार प्रयोग करते रहिए। धीरे धीरे आपकी इम्यूनिटी को बना के रखते हैं और इस प्रकार से जो संक्रमण है उससे आपको बचाव करते हैं। ये आंवले का सीजन है तो आप मार्केट में आंवले भी मिलते हैं, उसको ला करके एक आंवला रोज खा सकते हैं, इससे भी आपकी इम्यूनिटी इंप्रूव होगी। लेकिन सर, आयुर्वेद में क्या सिर्फ हल्के और मध्यम रोग से जो पीड़ित हैं उन्हीं का इलाज होता है? अगर सीवियर हो जाए तो फिर दिक्कत है क्या सर? आयुर्वेद में फिर इलाज संभव नहीं है? हाँ, देखिए, जो सीवियर होते हैं ऐसे मरीज, ज्यादातर जो है कि इनको वेंटिलेशन की आवश्यकता होती है, इनको और हाई लेवल के इंटरवेंशन किए जाते हैं। तो बेसिकली आयुर्वेद में इस तरीके की रोगियों को नहीं लिया जाता है। जो माइल्ड और मॉडरेट हैं उन्हीं पे हम करते हैं, और उन्हीं पे जो चिकित्सा की गई उसी के अच्छे परिणाम सामने आए हैं हमारे। ठीक है सर। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला और हमारे इस चर्चा में शामिल हुए, हमारे व्यूवर्स के जवाब दिए, शुक्रिया आपका। तो आयुष्मान भव में आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए एपीएन। नमस्कार।